ओरिजिनल लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं। कहता है कि द रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई होता है अगर इक्वल टू 0 है तो इसको बैलेंस फोर्स कहते हैं। द रिजल्टेंट फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ग्रेटर देन 0 है तो इसको अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपना स्टेट ऑफ रेस्ट और ये यूनिफॉर्म मोशन कंटिन्यू करता है जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है ना। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रजिस्ट ए चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया है वो जो नेचुरल टेंडेंसी है जिससे बॉडी कंटिन्यू करता है रेस्ट स्टेज में अपना वो चेंज करता है। ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब देखो द मास ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ, जो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है, जो उसका मास होता है वो क्या होता है? मेजर ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? ये केजी में करते हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है अपोजिट ऑफ मोशन होता है हमेशा। सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है? प्रोपोर्शनल किसके है? अप्लाइड फोर्स में, और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है ना। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको न्यूटन में भी कहा जाता है। फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर ऑब्जेक्ट। ठीक है। थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। अगर ये जैसे गन को अगर आप फायर कर रहे हो तो आगे की तरफ फोर्स जनरेट कर रहा है जिससे बुलेट आगे जा रहा है, तो क्या बैक के एक फोर्स जनरेट होगा जिससे आपका गन के साथ आप पीछे रिकॉल फोर्स काम करेगा। ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल मोमेंटम क्या होता है? हमेशा कंजर्व रहता है। क्या होता है? हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब क्या हो गया? एम ए एम यू एम बी। एक बॉडी मान लीजिए इनिशियल उसका मास एम ए है और दूसरी बॉडी उसका मास एम बी है। जब दोनों ये टकराएंगे तो जो एनर्जी होगा क्या? एम ए एम यू एम बी। ठीक है ना। अब उसके बाद से क्या है आगे इनका इस बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया? वी है, इसका वी हो गया, तो एम ए वी ए के बराबर हो जाएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझिए आप लोग। जो हर एक ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में होता है अट्रैक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट को इसको अट्रैक्ट करता है, और इसको हम लोग कैसे शो करते हैं? एफ इक्वल्स टू, तो इसको क्या होता है? द फोर्स अलॉन्ग दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना है? द मासेज है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। इन ऑब्जेक्ट को क्या है? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया है, राइजेस टू हाइट ऑफ 10 मीटर। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, राइज कितने हाइट पे गया? 10 मीटर पे। तो वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड 1 नंबर, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया, तो ये क्या गया? राइजेस 10 मीटर। तो इसको कैसे निकालेंगे हम? वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी करके निकाल लेंगे हम वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन। फाइनल आपका यू वी 0 हो जाएगा यू, और ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस जी टी हो जाएगा। तो यू निकालना है आपको। जी कितना होता है? 10। ठीक है ना। 9.8 होता है। टी राइजेस टू हाइट ऑफ कितना है? जी और टी। द वेलोसिटी विथ विच भी बराबर यू माइनस जी टी। ठीक है ना। यू माइनस जी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए अभी मास क्या होता है ये अभी आप लोग देख लीजिए इसको। वी इसमें 0 हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा? माइनस में आ जाएगा। जी हमने नेगेटिव क्यों लिया है? क्योंकि जो बॉडी है वो अपवर्ड थ्रो किया जा रहा है। ठीक है ना। बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2as 2gs जो होता है उसको लगा के हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो वी स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा? 0, यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, और 2as यू स्क्वायर हमें निकालना है, तो 2a यहाँ पे 9.8 हो जाएगा, और s कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 2 दो हमें 20, और ये आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 98, 2 बटे 16, दोनों 196 हो जाएगा। तो s कितना हो जाएगा? 14, s 14 हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना था? टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो वी यू माइनस ए टी, यू वो लगा के आप यहाँ से निकाल लोगे। अब क्या है? मास क्या? ऑब्जेक्ट मेजर ऑफ इनर्शिया होता है
ग्रेटर द मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया, इट रिमेन द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट इज ऑन अर्थ, मून और आउटर स्पेस। कहीं पे भी होगा, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है ना। We know that the earth attracts every object with a certain force and the force depend on the mass of the object and the acceleration due to gravity. weight क्या होता है, m into g। weight बराबर क्या होता है, mass into acceleration due to gravity, जो होता है उसको हम लोग weight कहते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड समझते हैं। देखो जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑल लिक्विड्स हो चाहे गैसेज हो, आप इनको फ्लूइड कहा जाता है। जो सॉलिड होता है वो कहाँ प्रेशर करता है, सरफेस पे करता है वेट की वजह से। फ्लूइड क्या करते हैं, हैव वेट एंड दे एक्सर्ट प्रेशर ऑन द बेस पे भी करते हैं, वॉल्स ऑफ द कंटेनर जहाँ पे रखा जाए, ठीक है ना। प्रेशर एक्सर्टेड एनी कन्फाइंड मास ऑफ फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड अंडरनीथ इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर जो जनरेट करते हैं ऑल डायरेक्शन में करते हैं। फोर्स ऑफ बुयांसी क्या है, ऑल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस है फोर्स ऑफ व्हेन दे आर इमर्ज्ड इन फ्लूइड, जब फ्लूइड में हम इमर्ज करते हैं किसी भी चीज़ को तो फोर्स ऑफ बुयांसी, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी क्या है, लेस देन दैट ऑफ द फ्लूइड इन विच दे आर इमर्ज फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द फ्लूइड। इफ द ऑब्जेक्ट इफ द डेंसिटी ऑफ मोर देन इट विल सिंक इन द लिक्विड, ठीक है ना। तो वो ऑब्जेक्ट जिनकी डेंसिटी क्या होगी, लेस देन द फ्लूइड होगी, दे विल फ्लोट, एंड द ऑब्जेक्ट विच हैज़ मोर डेंसिटी विल सिंक, वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है ना। मास ऑफ सब क्वेश्चन देखिए क्या, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरीज प्लेस टू प्लेस, नहीं गलत है। यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन न्यूटन, हाँ न्यूटन में होता है ऑब्जेक्ट का वेट। अब देखिए नाइन चैप्टर देखते हैं। वर्क एनर्जी पावर। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस मूव बाय द ऑब्जेक्ट। वर्क डन मतलब क्या होता है, जो फोर्स हमने अप्लाई किया वो जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। वर्क बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होता है कि जो फोर्स हमने अप्लाई किया है इंटू एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द अप्लाइड फोर्स। तो वर्क डन क्या होता है, ऑन ऑब्जेक्ट बाई ए फोर्स वुड बी जीरो इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, क्या है कि एक पोर्टर लिफ्ट कर रहा है लगेज 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड, और कहाँ तक लेके जा रहा है, 15 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन फ्रॉम द ग्राउंड, एम इंटू जी करिए इसमें, फोर्स इंटू 15 इंटू 9.8 कर दीजिए आप, 9.8 नहीं 10 इसमें मान लीजिए, 10 कर दिया, और ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना 1.5, इसको गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 225 जूल हो जाएगा। वर्क डन इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव हो जाएगा व्हेन फोर्स एक्स टू द, अगर जैसे क्या है कि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, कि आप पुश अलग डायरेक्शन में कर रहे हैं और बॉडी अलग डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। द एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट इज दस मेजर इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। जो एनर्जी पोजेस करती है तो देयरफॉर एक्सप्रेस इन जूल। 1 जूल ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ एनर्जी क्या होता है, 1 जूल ऑफ वर्क करने का। समटाइम इन लार्जर 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड 1 किलो जूल ऑफ वर्क, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या होते हैं, काइनेटिक, पोटेंशियल, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, लाइट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, व्हाट इज नोन एज, जो अपने मतलब मोशन की वजह से जो पोजेज, व्हाट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। ऑब्जेक्ट हाफ mv² कहते हैं। ऑब्जेक्ट इन मोशन पोजेज, जो ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है वो पोजेज व्हाट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी वी हैज ए काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ mv²। जो अपने मोशन की वजह से एनर्जी रहता है, 15 है 4 है तो हाफ mv² कर दीजिए इसमें, हाफ 15 इंटू 4 इंटू 4 तो 30 चौके 120 हो जाएगा जूल, ठीक है। पोजिस बाई ड्यू टू पोजीशन की वजह से अगर कोई पोजिस करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ऑब्जेक्ट का, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m रेज टू ए हाइट h एंड फ्रॉम द बॉडी सरफेस इज गिवन बाई mgh। पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी, देखिए एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, इसमें आप देख लीजिए कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है इसमें, m इंटू जी, डिस्प्लेसमेंट हाइट h है, mgh होता है।
एक न्यूमेरिकल आप लोग देख लीजिए, रोक के इसको लगा लीजिए। मास कितना है 10 kg, हाइट कितना है 6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो हाफ mgs 10 × 9.8 इंटू 6 हो जाएगा 588 जूल। कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है कि जो एनर्जी है ना उसको ट्रांसफॉर्म किया जा कैन ओनली भी ट्रांसफॉर्म, क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी मीन्स कांस्टेंट, ठीक है ना। बिफोर हो चाहे, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट भी कहा जा सकता है। अब देखिए पावर क्या होता है। पावर इज डिफाइंड इन द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या होता है, द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। एसआई यूनिट क्या होता है, पावर इज वाट। द एनर्जी यूज इन 1 आवर एट द रेट, ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर कहते हैं। पावर इन वाट हैविंग सिंबल वाट। 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। 1 वाट क्या होता है, 1 जूल पर सेकेंड वर्क करता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क की तो वो वाट होता है ना। आगे देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग अपने आप लगाने की कोशिश करिएगा। ये भी क्वेश्चन आप लोग लगाने की कोशिश करिएगा अपने आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साउंड। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये देखिए इसमें प्रोपेगेशन ऑफ साउंड क्या होता है कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। द मैटर और सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रांसमिटेड इज कॉल्ड मीडियम। जिस मैटर या सब्सटेंस से साउंड ट्रांसमिट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियम। ये क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है ना। साउंड क्या होता है कि एक मीडियम से मूव करता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द लिसनर। पॉइंट ऑफ जनरेशन से लेकर लिसनर तक कैसे है, जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो ये क्या करता है, पार्टिकल सेंड करता है। इट सेंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम अराउंड इट वाइब्रेटिंग। जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम को वाइब्रेटिंग कर देता है। द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल ऑल द वे फ्रॉम वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट टू द ईयर, ठीक है ना। द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन कॉन्टैक्ट विद द वाइब्रेटिंग फर्स्ट डिस्प्लेड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम। द जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है in contact with the first declared from the equilibrium position. It then exerts a force to the adjacent particle. As a result of it, the adjacent also gets from the position of rest. After displaying the first particle come back to its original position. ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आपको। देखिए क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होता है तो जो पार्टिकल्स उसके कांटेक्ट में है, वो क्या होता है, मूव करता है अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो ये वो जब मूव करता है तो अपने आगे वाले पार्टिकल्स को के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो अपने पोजीशन रेट से मूव करता है, और जो पहला वाला पार्टिकल है वापस अपने पोजीशन पे चला आता है। तो क्या होता है इसमें, क्या एग्जैक्टली पार्टिकल्स नहीं मूव करते हैं, बल्कि क्या मूव कर रहा होता है, डिस्टर्बेंस मूव कर रहा होता है। डिस्टर्बेंस क्रिएटेड बाय द सोर्स ऑफ साउंड इन द मीडियम ट्रेवल थ्रू द मीडियम एंड नॉट द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, डिस्टर्बेंस मूव कर रहा होता है। तो वेव क्या होता है, एक डिस्टर्बेंस होता है डेट मूव्स थ्रू ए मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम सेट नेबरिंग पार्टिकल्स इनटू मोशन, ठीक है ना। तो वेव को क्या कहा जा सकता है, डिस्टर्बेंस है डेट मूव्स थ्रू ए मीडियम व्हेन द पार्टिकल्स they introduce similar motion in others. The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is the particles of the medium है वो खुद नहीं मूव करते हैं, लेकिन कौन मूव करता है, डिस्टर्बेंस। ये क्या, दिस इज व्हाट हैपन व्हेन हैपन ड्यूरिंग प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन ए मीडियम, हैंस साउंड कैन बी विजुअलाइज्ड एज वेव। साउंड क्या हो सकता है, सम वेव आर कैरेक्टराइज्ड बाय द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इन द मीडियम एंड आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है ना। एयर क्या है, मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू साउंड पार्टिकल्स से ट्रेवल्स करते हैं। व्हेन वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स फॉरवर्ड इट पुश एंड कंप्रेसेस द एयर इन फ्रंट ऑफ इट क्रिएटिंग ए रीजन ऑफ हाई प्रेशर, ठीक है ना। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दिस रीजन इज कॉल्ड कंप्रेशन, ठीक है ना। दिस कंप्रेशन स्टार्ट्स टू मूव अवे फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। व्हेन द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव्स बैकवर्ड इट क्रिएट्स ए रीजन ऑफ लो प्रेशर कॉल्ड रेयरफैक्शन। वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट जब बैकवर्ड आता है तो ये rarefaction is created in the air. This makes the sound wave that propagate through the medium. Compression is the region of high pressure. Rarefaction क्या होता है, region of low pressure होता है। Pressure is related to the number of particles in a given medium. More density of the particle is given more pressure and vice versa. The propagation of sound can be visualized as propagation of density variation or pressure variation in the medium, ठीक है। ये हो गया आपका साउंड क्या। देखिए अब क्या होता है कि साउंड वेव्स क्या होता है, एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल। साउंड ट्रेवल इज सक्सेसिव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन इन द मीडियम। कैसे ट्रेवल करते हैं, कंप्रेशन रेयरफैक्शन में मूव करते हैं। इन साउंड प्रोपेगेशन इट इज द एनर्जी ऑफ द साउंड दैट ट्रेवल एंड नॉट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ये एनर्जी ट्रेवल करता है, ना कि पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। साउंड क्या होता है, वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकता है। of the medium to travel and not the particles of the medium.
ठीक है ना। हाउ लॉन्ग वी ट्रेवल टू, इसका फॉर्मूला कहता है वेलोसिटी बराबर लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी होता है। द फ्रिक्वेंसी कितना है, 2 है, वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी 2 इंटू 35, वेलोसिटी कितना हो गया इसका 2 इंटू 35, आप कर दिए 35 मीटर, तो 0.7 हो जाएगा। 2 किलो हर्ट्स 2000 इंटू 0.35, 700 मीटर पर सेकेंड, और इसको 1000 तो कितना टाइम लगेगा, 700 मीटर को इसको 1500 में तो 2.1 सेकेंड के आसपास लगेगा। द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया, उसको क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जो लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस इज द मेजर रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द साउंड, ठीक है ना। इवन व्हेन टू साउंड्स आर इक्वल इन इंटेंसिटी, हम कभी कभी कुछ को कम सुनेंगे, ज़्यादा सुनेंगे, डिपेंडिंग बिकॉज आवर ईयर डिटेक्ट्स इट बेटर, जो जिसको ज़्यादा बेटर। देखिए अलग अलग पार्टिकल्स में सबसे ज़्यादा इसका सॉलिड में ज़्यादा है। देखिए सॉलिड में आयरन में देखिए 5950 है, वाटर में देखिए 1531 है, और 346 एयर में है, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे करके आप देख लीजिए, ये याद नहीं करना, एक समझने के लिए समझ लीजिए बस अपना। एयर देखिए मिक्सचर होता है, ऑक्सीजन एकदम ऑक्सीजन है तो उसमें 316 है। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, तो उसमें 346 है। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में है 6420, और फिर वाटर में 1531, ठीक है। ये टेबल आप सुन। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड स्टेट क्या करता है कि दैट द डायरेक्शन इन विच द साउंड इज इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड मेक्स इक्वल एंगल विद द नॉर्मल डायरेक्शन साउंड। इंसिडेंट है, रिफ्लेक्शन होता है, वो क्या कहता है, इक्वल एंगल होता है, किसके साथ है, इक्वल एंगल विद द नॉर्मल टू रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ एंड द लाइन द सेम प्लेन, ठीक है ना। इसमें बताता हूँ इको क्या होता है। जैसे आप साउट करोगे, क्लैप करोगे रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के सामने, एक टॉल बिल्डिंग है या माउंटेन है, तो हम लोग क्या है कुछ देर बाद वो साउंड वापस से सुनेंगे, ठीक है ना। द साउंड विच वी हियर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विको। जो हमारे ईयर में सेंसेशन रहता है वो कितने सेकंड तक रहता है, 0.1 सेकंड। टू ए डिस्टेंस इको द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एटलीस्ट, ओरिजिनल और रिफ्लेक्टेड साउंड के बीच में कितना 0.1 सेकेंड का कम से कम वो रहना चाहिए। इफ़ वी टेक द स्पीड ऑफ मान लो साउंड 344 मीटर एट गिवन टेम्परेचर से 20, द साउंड मस्ट गो टू द ऑब्स्टेकल एंड रीच बैक टू द ईयर ऑफ द लिसनर आफ्टर 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। हैंस द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई द साउंड 344 से 34.4 मीटर। टोटल डिस्टेंस कितना 0.1 सेकेंड में वो कवर करेगा, 34.4 मीटर। और यानी आने जाने के लिए यानी 17.2 मीटर, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, 17 मीटर के दूरी पे होगा तभी इको प्रोड्यूस होगा, 17 मीटर या उससे ज़्यादा दूरी पे होगा। ए साउंड रिफ्लेक्टेड क्रिएटेड इन ए बिग हॉल विथ रिवेरिएशन क्या होता है, भी एक तरह का इको होता है। विल परसिस्ट रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स यूनिट, ठीक है ना। साउंड जब क्रिएट होता है बिग हॉल में, क्या करेगा, रिपीटेड रिफ्लेक्शन करेगा वॉल्स यूनिट वगैरह से, where it is no longer audible. The repeated reflection and result in the persistence of sound is called, इसी को क्या कहते हैं, repeated reflection होता है और persistent of sounds होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, reverberation, ठीक है ना। In auditorium और big hall excessive reverberation is highly undesirable. To reduce the roof and wall of the auditorium are generally covered with sound absorbent material. reduce करने के लिए रिवर्बरेशन को क्या कहते हैं, रूफ एंड वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम, उसको हम लोग क्या कहते हैं, covered with sound absorbent like compressed fireboard, rough plaster or draperies. The seat material also selected on the basis of their sound absorbing property. Seat material को कैसे करते हैं, are also selected on the basis of their sound absorbing property. ठीक है, ये हो गया ना। स्टेथोस्कोप में देखिए आवाज़ कैसे कान में सुनाई, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से सुनाई देता है। एग्जाम्पल आ सकता है आपका, स्टेथोस्कोप में क्या होता है, द साउंड ऑफ पेशेंट हार्ट रीचेज द डॉक्टर्स है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन साउंड। सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग, इसको पानी के डेप्थ वगैरह नापने के लिए यूज़ किया जाता है। इस पर रेज साउंड रेज को छोड़ा जाता है, जो टकरा के आती है तो कितने देर समय में टकरा के, इसे हमें पता चलता है कि इसकी गहराई कितना है, ठीक है ना। ये सब संकेत वगैरह देखिए एग्जाम्पल ये इसे डेप्थ वगैरह। बर्ड्स क्या करती हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स छोड़ती हैं, और वो ठीक है ना, अपने प्री को ढूंढने के लिए और इन सब चीज़ केसेज के लिए
till the bat when the obstacle or prey is in what is like, ठीक है ना. Porpoises also use ultrasound for navigation and location of food in the dark. Porpoises होते हैं, bats तो होते ही है, उसके बाद porpoises भी होते हैं. Entry reflected back to the prey by the prey or an obstacle. हम सुनते कहते हैं, ये भी मैंने बताया था पहले. क्या होता है कि साउंड, देखो आउटर ईयर को हम लोग क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं. इट कलेक्ट साउंड फ्रॉम सराउंडिंग. द कलेक्टेड साउंड क्या होता है, ऑडिटरी कैनल से जाता है. ऑडिटरी कैनल पे एक मेम्ब्रेन है जिसको ईयर ड्रम कहा जाता है. कंप्रेशन ऑफ मीडियम रीचेस मेम्ब्रेन. द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस एंड फोर्सेस द ईयर ड्रम इनवर्ड, ठीक है ना. कंप्रेशन जाता है, उसी तरह ईयर ड्रम मूव्स आउटवर्ड करता है व्हेन द रिफ्लेक्शन रीचेस. इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स. कंप्रेशन, ईयर ड्रम क्या होता है, जब कंप्रेशन तो ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है. द वाइब्रेशन एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स इन द मिडिल ईयर. कौन कौन से है, हैमर है, एनविल और स्टीरअप है. द वाइब्रेशन आर एम्पलीफाइड सेवरल टाइम्स बाय 3 बोन्स. 3 बोन्स हमारे मिडिल ईयर में कौन कौन है, हैमर है एक टू, एनविल है और स्टीरअप है. द मिडिल ईयर क्या करेगा, ट्रांसमिट एम्पलीफाइड प्रेशर वेरिएशंस रिसीव्ड फ्रॉम द साउंड वेव्स टू द इनर ईयर. मिडिल ईयर जो क्या करेगा, एम्पलीफाइड जो वेरिएशन है उनको ट्रांसमिट करेगा इनर ईयर को. इनर ईयर क्या करेगा, प्रेशर वेरिएशंस को टर्न करेगा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में. किसके हेल्प से टर्न करता है, कॉचलिया के हेल्प से. इनर ईयर क्या करता है, कॉचलिया के हेल्प से ये वाइब्रेशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में ट्रांसमिट करता है. और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स सेंड किए जाते हैं ऑडिटरी नर्व से, और ब्रेन इंटरप्रेट में साउंड, ठीक है ना. ब्रेन क्या करता है, इंटरप्रेट करता है जो साउंड में. अब इसका कुछ क्वेश्चन देख लीजिए. टू हेयर डिस्टेंस ऑफ इको ईच टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड और कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड. उसके बाद लाउड साउंड कैन ट्रेवल ए लार्जर डिस्टेंस, क्योंकि उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा होती है, ठीक है ना. ये ख़त्म हो गया, बस सफिशिएंट है ये.